Hello everyone, thank you so much for watching. I am your boy sir and I welcome you all in today's class, the finished and the easiest way to learn the concepts of physics very clearly. Stay tuned with me so that I will be able to clear all the doubts of yours. Okay? So let's go to our today's topic of discussion. Our today's topic of discussion is about what are the applications of Gauss law. Gauss law की कौन सा applications है, वो कैसे गॉस लॉ यूज होता है वहां पे, उसी के बारे में आज का क्लास है. ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए. ओके, सो गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशन है. पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर. एक इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी, सपोज अभी डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कितना आएगा, वो हम गॉस लॉ यूज करके देखने वाले हैं कि कितना आएगा एक्चुअली. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे अबाउट गॉस लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, how to derive Coulomb's law from Gauss law, and also the reverse thing, that is how to derive Gauss law from Coulomb's law. Okay, so last class में हम इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे. So अभी यहाँ पे आपके पास है एक इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर. जिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे आपके चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहे हैं. सो मान लो कि आपके पास ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर आपका चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहे हैं. ओके, सो दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दिस इज लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ओके, so from continuous distribution of charge we have already knows about what? Linear charge density, surface charge density and volume charge density, lambda, sigma and rho. So यहाँ पे आपका linear charge distribution है, तो कौन सा density यहाँ पे आएगा? Linear charge density per unit length कितने charges है? The amount of charge content per unit length वो है आपका linear charge density. सो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाई एल हम लिख सकते हैं. ये आपका डेफिनेशन है. किसका डेफिनेशन? लीनियर चार्ज डेंसिटी का, जो कि लैम्बडा है, दैट इक्वल टू क्यू बाई एल. सो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि क्यू विल कम आउट लैम्बडा इनटू एल. आप इसको ब्लॉक करके इक्वेशन 1 दे सकते हो, राइट? सो अभी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस लॉ को यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सो आप अच्छे से देखते रहिए कैसे हम निकाल रहे हैं. ओके, सो पहले गॉस लॉ को आप यूज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस आप चूज करना पड़ेगा. सो गॉसियन सरफेस ऐसा होगा जैसे कि वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री दिखा रहा होगा, सिमेट्री मेंटेन कर रहा होगा. और क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा. और क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरियल वेक्टर के बीच का एंगल वो भी कांस्टेंट आएगा. सो उस टाइप का गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे जो कि अभी मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा. सो ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे. सो यहाँ इसके लिए मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस हमने बताए थे? एक व्हाट? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. कैसे सिलिंड्रिकल होगा, वो कैसे उसको सिमेट्री मेंटेन करेगा, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो. सो ये आपका मान लो कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है. ओके, ठीक है. सो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया. ओके, जिसका रेडियस कितना है? आर है. ओके,
सो ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे एक सिलेंडर के तौर पे है, वो देखो इस लाइन के ऊपर की तरफ जितना दिख रहा होगा नीचे की तरफ उतना ही आएगा। मतलब ये टोटली चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री मेंटेन कर रहा है। और क्या बात है, ये जो क्या है, ये जो सिलेंडर अभी है, ये सपोज मान लो कि ये जो मार्कर ये सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है। सो इस मार्कर के इस मिडिल एक्सिस पे ये लीनियर चार्ज मतलब एक वायर गया है इस एक्सिस के अंदर। सो ये जो एक्सिस के अंदर जाने के बाद आप ये बोल सकते हो कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये सरफेस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स। कैसे? देखो यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है, इस तरफ भी एक वही फ्लैट सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस आ गया, और जो ये कॉर्ड सरफेस आ गया, ये जो कॉर्ड है। सो टोटल ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का 3 सरफेस हो गया। ओके, सो ये जो हमने गॉसियन सरफेस चूज किए थे, उस सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो हम बोलेंगे कि आपका जो पहला पार्ट है वो सपोज कॉर्ड सरफेस के लिए है। ओके, सो वो कॉर्ड सरफेस जो है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट व सरफेस एलिमेंट में चूज करूंगा। ओके, सो पहले हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव चार्जेस है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो अगर पॉजिटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ गया होगा, इसके लिए नीचे की तरफ, मतलब चार्ज से वो अवे दिख रहा होगा। ओके, सो मैं अगर बोलूंगा यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज किया, जिसका एरिया वेक्टर, मतलब एरिया अगर ds हुआ, जिसका एरिया अगर ds हुआ, ये मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये आपका कॉर्ड सरफेस जो है वो S1 सरफेस, ये जो इस तरफ जो फ्लैट सरफेस है वो आपका S2 है। ओके, इस तरफ जो है वो आपका S3 है। ओके, 2 फ्लैट सरफेस, जो कि S2 एक है फ्लैट सरफेस, S3 भी और एक फ्लैट सरफेस, और कॉर्ड सरफेस को मैंने बोल दिया कि S1। सो यहां पे मैं इस कॉर्ड सरफेस पे एक छोटा सा प्यास मैंने ले लिया हूं। सपोज देखो यहाँ पे जो SD लिखा है, सपोज मैंने ये प्यास ले लिया जो कि यहाँ पे है, जिसका एरिया सपोज ds3 है। स्मॉल एरिया मैंने ले लिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जिसका एरिया कितना है, ds3 है। ओके, ओके, सो इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, ये आपका एरिया, इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर दिस सरफेस को नॉर्मल होके आएगा, उस सरफेस को नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। सो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे अगर मैंने एक पॉइंट P चूज कर रहा हूं जिसके थ्रू ये गॉसियन सरफेस गया होगा, सो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर आपका आ गया, एरिया वेक्टर आपका आ गया ds3 वेक्टर। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज क्या है कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होने से क्या आ जाएगा, उसी डायरेक्शन पे आएगा, जो कि आप बोलोगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, ये सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे सेम है। ओके, ये गॉसियन सरफेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि ये बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस का सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, राइट। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि S1 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 दिखा रहा है। ओके, सो S2 सरफेस के लिए उसी तरह अगर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करूंगा, वो यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे है, इस एरिया एलिमेंट का एरियल वेक्टर क्या होगा, उस सरफेस को इस एरिया के लिए एरियल वेक्टर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ओके, सो ये आपका ds2 वेक्टर हो गया। अच्छे से डायग्राम को पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप जो लिखना है लिख सकते हो। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी क्लियरली। सो यहाँ पे जो सेकंड सरफेस, जो फ्लैट सरफेस है, इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो अवे फ्रॉम, सॉरी,
परपेंडिकुलर टू द और नॉर्मल टू द सरफेस जो कि ds2 वेक्टर है। पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना यहाँ पे आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। सो S2 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा है 90 डिग्री। S1 सरफेस के लिए उनके बीच का एंगल 0 डिग्री आ रहा है। पर S3 सरफेस के लिए क्या आएगा? S3 सरफेस के लिए आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर चूज करूंगा उस फ्लैट सरफेस के इस तरफ, सो इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? इस सरफेस को नॉर्मल होता हुआ मतलब इस तरफ आएगा। ये सरफेस है, नॉर्मल मतलब उस तरफ आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा एरिया वेक्टर। सो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds3 मैंने जो बोल लिया, सो इस तरफ ही आ रहा है। वो फ्लैट सरफेस को नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। आपको अच्छे से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ आ रहा है तीनों सरफेस के लिए। सो S3 सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पे मैंने ये लिख लिया कि सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस का लेंथ, सिलेंडर का लेंथ अगर L हुआ। और एक छोटी सी बात आप नोटिस कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं अभी क्या कि बोलोगे कि सर अगर यहां पे ये तो लिखा है कि इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेटोयर, ये इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेटोयर है, पर आप एक फाइनाइट लेंथ वाला सिलेंडर ले रहे हो और गॉसियन सरफेस आपने बताए थे कि गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा क्लोज करता है। अगर ये इन्फानाइट है तो सिलेंडर तो इन्फानाइट जैसा होगा नहीं। ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। इस डाउट का आंसर क्या है कि आप हमेशा जानते रहे हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब ये है कि अब जिस भी पर्टिकुलर पोर्शन आप चूज करेंगे उस पर्टिकुलर पोर्शन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना आएगा और एक पोर्शन चूज करोगे उसका उस लेंथ पे भी आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मतलब एक इन्फानाइट है, इस लेंथ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना आएगा यहां पे मैं लूंगा उस लेंथ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। सो मैंने उसी तरह का एक पर्टिकुलर L लेंथ का एक जो स्ट्रेट वायर था मैंने चूज किया है। ओके, इस जो कि ये गॉसियन सरफेस उसको क्लोज मतलब इनक्लोज कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप इन्फिनिट सिलेंडर नहीं ले सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप कोई भी लेंथ आप चूज करके उस लेंथ के हिसाब से आप गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हो। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू हैव आई थिंक क्लियर्ड रिगार्डिंग दिस डायग्राम। ओके, नाउ आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द डेरिवेशन पार्ट। अभी हम प्रोसीड करेंगे कैसे। अभी तक आपने समझ गए होंगे कि Q का वैल्यू लैम्डा इंटू L हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अब हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से जो फॉर्मूला आपके पास था, गॉस लॉ का कितना था? फ्लक्स फाई E इक्वल टू फाई E मतलब उस गॉसियन सरफेस, यहाँ पे जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है इस गॉसियन सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितना आ रहा है? फाई E will be come out how much E dot ds वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपका E है टोटल इंटेंसिटी, ds है गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट। पर यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस लिए थे वो 3 सरफेस पे डिवाइड हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो S लिखे हैं इस S को हम 3 सरफेस पे बांट के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि E वेक्टर डॉट ds1 अराउंड S1 प्लस
dot ds 2 vector around S2. This means a closed loop. ये आपका closed surface है. Okay. Next, plus E dot ds 3 vector around S3. Okay. That will come out what? That will be come out Q by epsilon naught. Okay. Next हम ये देखेंगे कि A dot B जैसा आपको दिख रहा है. So A dot B will be AP cos theta. So AP cos theta मतलब इस तीनों टर्म पे आप देखेंगे कि E और DS वेक्टर में एंगल कहां पे कितना आ रहा है. So AP cos theta जैसा यहाँ पे आएगा E DS1 cos theta, यहाँ पे भी आएगा E DS2 cos theta 2, यहाँ पे भी आएगा E DS3 cos theta 3. So E DS1 के बीच पे एंगल कितना है? 0 है. So cos 0 is how much? Cos 0 is 1. So यहाँ पे हम लिखेंगे कि E DS A dot B equal to AP cos theta. So cos यहाँ पे कितना आएगा? Cos 0 डिग्री. Okay? Around S3. Sorry, S1. Sorry. Okay. S1 plus यहां पे मैंने इसलिए ये E को बाहर निकाल लिया क्योंकि E हमेशा कांस्टेंट ही है. सो कांस्टेंट अगर है सो इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं. ओके. सो या फिर आप पहले यहां पे लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो यहां पे मैंने S1 लिख लिया. ओके. सो इसके बाद E ds S1 है. ओके. सो यहां पे S2 cos E और ds के बीच में एंगल कितना है? cos 90 डिग्री है. अराउंड S2 प्लस कितना आएगा? E ds 3 cos यहां पे भी 90 डिग्री है अराउंड S3. दैट विल बी इक्वल टू Q by epsilon naught. ओके. सो cos 90 इज हाउ मच? 0. So ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा. ओके. सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपका 0 हो गया. सो आपके पास क्या बच गया? सिर्फ ये फर्स्ट टर्म. सो cos 0 का वैल्यू कितना है? cos 0 का वैल्यू 1 है. आपके पास यहाँ पे कितना है? E ds1. तो यहाँ पे आएगा E हो गया ds1 का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन अराउंड S1. That will be equal to Q by epsilon naught. Implies ds1 is S1 suppose. Okay. So E into S1 that equal to Q by epsilon naught. S1 मतलब ये टोटल जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना है. ये जो कर्व्ड सरफेस आपका है वो छोटा छोटा सा सर्कल होता हुआ आपको आपका L लेंथ का R रेडियस वाला सर्कल्स L टाइम से. आप अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो आप 2 पाई बोल सकते हैं. ओके. वो जो सर्कल कितना लेंथ पर वो स्प्रेड करता है? L लेंथ पर. सो टोटल कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 पाई R इंटू L. 2 पाई R इंटू L आपका कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा. सो E इंटू S1 यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q S1 एप्सिलॉन नॉट. ओके. ओके. सो Q का वैल्यू कितना है? यहाँ पे इक्वेशन 1 पे है लैम्डा इंटू L. ओके. इक्वल टू लैम्डा इंटू L दैट डिवाइडेड बाय S1. अभी हमने क्या बोले हैं कि सरफेस एरिया 2 पाई R इंटू L. सो 2 पाई R इंटू L और एप्सिलॉन नॉट आपके पास है. सो L कैंसिल होने से आपके पास सिर्फ रह जाएगा E विल बी इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L. सॉरी L का कैंसिल हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R.
ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, अच्छे से एक बार देख लो। ओके, उसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास एक इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना आएगा। अभी अभी मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किए थे उस डायग्राम को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged, due to uniformly charged electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet, infinite plane sheet। इसका डायग्राम कैसा आएगा? इसका डायग्राम कैसा आपको नजर आएगा? कैसा आएगा? देखो, मान लो कि आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ओके, सो ये आपका प्लेन शीट हो गया। इस प्लेन शीट पे सपोज मेरा ये चार्ज है, ओके, जो कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होके रहे हैं। ये सब चार्जेस, ये आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पर मैंने एक फाइनाइट प्लेन शीट। उसी तरह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैं एक पर्टिकुलर एरिया सरफेस मतलब एरिया का प्लेन शीट लिया हूं। इनफाइनाइट है, पर सिंस वी आर स्टोरिंग continuous charge distribution, so we can take any portion of it, जो कि उस पोर्शन पे जितना आएगा इंटेंसिटी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना आएगा और एक पैच उस एरिया का चूज करोगे, सो वहां पे भी उतना ही आएगा। सो इसके लिए निकालने का मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए निकालना होगा। सो यहाँ पे मैंने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लिया। उसके बाद मैंने इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा यूजिंग गॉस लॉ। कैसे हम निकालेंगे? सो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहले हमको पता करना होगा कि आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा आएगा। पहले एप्लीकेशन में भी बताया था कि आपके पास अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे, इसका प्रीवियस क्लास में हमने बता चुके हैं। ओके, सो इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए भी आपका गॉसियन सरफेस आएगा एक सिलेंडर, पर यहां पे आपका प्लानर सिमेट्री मेंटेन होगा। प्लानर सिमेट्री कैसे मेंटेन होगा कि देखो, ये जो प्लेन है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लेफ्ट साइड पे सिलेंडर का प्रोपोर्शन जितना रहेगा उसका राइट साइड पे भी उतना ही आएगा। वो सिमेट्री मेंटेन करता हुआ नजर आपको आएगा। सो इसके अंदर वो होल होके सपोज गया होगा, मतलब इस पोर्शन पे आपका जो सिलेंडर है वो गया है। सो यहां पे ये प्लेन शीट का राइट का तरफ है, राइट की तरफ। यहां से ये जितना दूरी पर है, यहां से लेफ्ट के तरफ उतना ही दूरी पर होगा उसका रेस्ट पार्ट, क्योंकि ये सिमेट्री मेंटेन करेगा। ओके, सो अगर सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, सो उसी तरह हम लेंगे कि यहाँ पे since the Gaussian surface is cylindrical, so this Gaussian surface is also divided into 3 surfaces। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एक सरफेस हो गया, 2 फ्लैट सरफेस है, वो 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, टोटल आपके पास
3 सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस का 3 सब सरफेस हो गया आपके पास। सो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे सपोज ये आपका S1 सरफेस है, ओके, और उसके बाद ये जो फ्लैट सरफेस है इस तरह लेफ्ट की तरफ ये S2 है, और जो कर्व सरफेस है वो S3 है, ओके। 3 सरफेस हो गए, ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया जो कि P पॉइंट में बोल रहा हूं। उसी तरह अगर आप चूज करेंगे यहाँ पे P डैश, क्योंकि सिमेट्री है, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से राइट की तरफ उतना दूरी पर भी ये P पॉइंट है। सो इस पॉइंट पे अगर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करूंगा, सो उस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू दिस फ्लैट सरफेस। सो वो आएगा इसके तरफ, जो कि मैं अगर एक DS1 बोलूंगा उसका एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर कितना आएगा, DS1 वेक्टर, ओके। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, आपके पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज से देखो मेरा हाथ जो है वो मेरा सपोज यहाँ पे प्लेन शीट ऑफ चार्ज ये है और इस पे पॉजिटिव चार्जेस है। सो पॉजिटिव चार्ज अगर है सो इसके मतलब उस तरफ ये एरियल वेक्टर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। सो राइट के तरफ जो प्रोपोर्शन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के तरफ आएगा। सो ये सेम हो गया, मतलब DS1 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया। सो इस सरफेस के लिए S2 सरफेस के लिए मैं भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करूंगा, ओके। सो उस एरिया एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर आएगा आपका लेफ्ट साइड आएगा, जो कि DS2 वेक्टर है। क्या है, DS2 वेक्टर, ओके। सो इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड S2 सरफेस के लिए किस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द इस तरफ आएगा। सो अवे फ्रॉम द चार्ज अगर होगा सो इस डायरेक्शन पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके। सो यहाँ पे भी DS2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आ रहा है कितना, 0 डिग्री आ रहा है। सो S1 और S2 दोनों फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा है 0 डिग्री, ओके। सो अभी हम देखेंगे कि जो कर्व्ड सरफेस है, CURVED कर्व्ड सरफेस, उस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करूंगा, सो जो कि उसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, उस तरफ आएगा, DS3 मेरा हो गया। पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर आप राइट की तरफ लोगे या लेफ्ट की तरफ जो भी लो, पर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है और वर्टिकल डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये है आपका एरिया वेक्टर, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ लेफ्ट की तरफ मैं ले रहा हूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, सो उसके बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री। सो कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS3 मतलब एरिया वेक्टर का बीच का एंगल आ रहा है 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिए हैं। सो प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा या सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। सिंस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, सो वी कैन चूज हियर the surface charge density, that is sigma. So sigma is how much, we know that sigma is Q by S, मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया आपके कितने चार्ज प्रेजेंट है वो आपको बताएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है। सो पर यूनिट एरिया कितने चार्ज प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेंट पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट विल गिव यू अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो यहां से आप ये लिख सकते हो कि Q विल कम आउट व्हाट, सिग्मा इनटू S, ये ब्लॉक करके आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो, ओके।
सो अभी हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी कैन राइट फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस गॉसियन सरफेस ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू, उस हिसाब से लिखेंगे कि ई डॉट डी एस वेक्टर अबाउट दिस गॉसियन सरफेस closed Gaussian surface that will be equal to q by epsilon naught। ये आपका गॉस लॉ है। सो उस तरह हम क्या करेंगे, इस सरफेस को 3 सरफेस पे हम बांट लेंगे। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि E डॉट डी एस 1 वेक्टर अराउंड S1 प्लस E डॉट डी एस 2 वेक्टर अराउंड S2 प्लस E dot ds 3 vector around S3 that will be come out q by epsilon naught। okay, implies so यहाँ पे कौन कौन सा एंगल 90 आ रहा है वो होगा 0, cos 90 का वैल्यू 0 है। सो S3 के लिए, सिर्फ S3 के लिए आपका एंगल E और DS3 के बीच का एंगल आ रहा है 90, जो कि cos 90 will be equal to 0, so third term will be 0। Only you will get the flux from the first and the second terms। so यहां से आप ये लिख सकते हो कि, और एक बात आप नोटिस कीजिए कि ये जो फ्लैट सरफेस है वो लेफ्ट साइड का फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया जितना आएगा, राइट साइड का सरफेस एरिया उतना ही आएगा, क्योंकि ये एक सिलेंडर है। सो दोनों तरफ का जो फ्लैट सरफेस है, दोनों फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया इक्वल ही आएगा। अगर इस तरफ 20 मीटर स्क्वायर आ रहा है, सो उस तरफ भी 20 मीटर स्क्वायर आ रहा है। सो मैं अभी क्या लिख रहा हूं कि S2 इक्वल टू S1 इक्वल टू S में लिख रहा हूं। अगर S2 इक्वल टू S1 इक्वल टू S हुआ तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, उस तरफ भी एंगल 0 डिग्री है। सो ये लिख सकते हैं कि E ds cos 0 is 1, E ds अराउंड S बोल के मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया मैंने इक्वल ले लिए हैं। प्लस यहां पे भी 0 डिग्री है DS2 के लिए, सो E ds हो गया अराउंड S, that will be come out q by epsilon naught। so ये E dot ds अराउंड S, यहां पे भी E ds अराउंड S, so 2 times E ds हम लिख सकते हैं। so 2 times E ds अराउंड S will be equal to q by epsilon naught। implies इसके नीचे हम लिखेंगे कि ये E आपका 2E आपका कांस्टेंट हो गया, ds का जो सरफेस एरिया होगा हम ये लिखेंगे कि ds का सरफेस एरिया अराउंड S इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। इम्प्लाइज हम यहां से क्या लिखेंगे, ds का अगर हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट को हम अगर ऐड करते जाएंगे, टोटल फ्लैट सरफेस आएगा, इंटायर फ्लैट सरफेस आ गया। सो हम यहां पे लिखेंगे सिर्फ S ही आएगा। सो 2E इंटू S that will be equal to q by epsilon naught। implies इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना निकल जाएगा, सो q ये 2s डिवाइड हो जाएगा, उसके तरफ जाएगा तो और q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू s। तो सिग्मा इंटू s डिवाइडेड बाय ये 2s डिवाइड हो गया, और यहाँ पे पहले से ही एप्सिलॉन नॉट था। सो s will be cancel out, finally you will get E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट मे कम इन द एग्जाम फॉर 2 to 3 marks or 5 marks। So including if you will get a problem regarding this, then you will get 5 marks of question। okay, so ये डेरिवेशन को आप और एक बार ओवरलुक कर लीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, ओके क्लियर हो गया? आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ओके, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ अभी हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका क्या है? थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन की तरफ अभी हम बढ़ने जा रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन क्लियर हो गया? ओके, ये डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो। इस डायग्राम को आप भी नोट पे लिख सकते हो। ओके, थर्ड एप्लीकेशन क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल के लिए निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्पेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा वो हम निकालेंगे। देखो, आपके पास एक सपोज ऑरेंज है, उस ऑरेंज का छिलका आप निकालेंगे। सो वो कंप्लीटली आप उसके अंदर जो ऑरेंज है उसको आप निकालिए, बाकी जो छिलका आपके पास बच गए, सो उस छिलका को आप कंप्लीटली जोड़ दोगे। सो वो जो छिलके का जो आएगा एक थिन लेयर का एक स्फीयर आएगा। सो उसको ही बोलोगे क्या? थिन स्पेरिकल सेल। ओके, सो ये आपके पास है थिन स्पेरिकल सेल। ओके, सो ये आपके पास थिन स्पेरिकल सेल है जिसके ऊपर आपका चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहे। सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल के ऊपर आपका चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके बैठे हैं। ओके, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। आप बोलोगे सर इसका इनर रेडियस आएगा, आउटर रेडियस भी आएगा? नहीं, ये इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ये इतना थिन यहां पे लिखा है ना, तो थिन है तो इनर आउटर विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम। सो वो टोटल थिन स्पेरिकल सेल जो है, उस थिन स्पेरिकल सेल का रेडियस हमने लिख लिया कि कैपिटल आर। इट्स क्लियर? सो इस स्पेरिकल सेल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट पे। डिफरेंट पॉइंट मतलब यहां से आपका तीन केसेस आप यहां से लिख सकते हो। 3 केसेस। कौन सा 3 केस है? सर आप क्या बोल रहे हैं? 3 केस क्या है? एक पॉइंट आप चूज करोगे इस सेल के अंदर, दूसरे एक पॉइंट चूज करोगे इस सेल के ऊपर, ओके, तीसरा एक पॉइंट चूज करोगे इस सेल के बाहर। इनसाइड ऑन द स्पेरिकल सेल, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, ऑन द स्पेरिकल सेल एंड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। सो आपके पास अभी एक स्पेरिकल सेल है। सो उसके लिए अगर आप गॉस लॉ उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, सो कौन सा टाइप का गॉसियन सरफेस आप चूज करोगे? पॉइंट चार्ज के लिए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस आ रहा था, तो यहाँ पे स्पेरिकल सेल है तो यहाँ पे भी आपका स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ही आएगा, तब जाके ये सिमेट्री मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरियल वेक्टर के बीच का एंगल भी कांस्टेंट आएगा अगर आप स्पेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं तो। सो मैंने पहला केस में, ये आपका केस 1, यहाँ पे केस 2, केस 3 मैं कंपेयर करके कंपैरिजन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो पहले मान लो कि इनसाइड द सेल, पहला आपका इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल, ओके, और दूसरा है आपका ऑन द सेल, ऑन द सेल, तीसरा है आउटसाइड द सेल, ओके, आउटसाइड द सेल। पहला है इनसाइड द सेल, ऑन द सेल, आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब जो गॉसियन सरफेस आप चूज करोगे, सो वो गॉसियन सरफेस ऐसा होगा। सपोज ये पॉइंट P है, ओके,
अगर ये पॉइंट P है पर आपका जो चार्जेस है वो बाहर है, बाहर की तरफ है, पर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा। सो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो क्योंकि इस गॉसियन सरफेस पे ये जो अंदर का जो गॉसियन सरफेस होगा, इस गॉसियन सरफेस पे कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा क्योंकि इस सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो अगर चार्ज नहीं है, चार्ज होगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे ना। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, तो लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा कहाँ, फ्लक्स कहाँ से आएगा। सो सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द spherical cell, so at any point inside the cell electric field intensity will come out 0. Okay, it's clear to all of you, it's clear to all of you। यहाँ पे जब डेरिवेशन करेंगे तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैं सिंपल ये लिख रहा हूं कि जब R is less than capital R तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0, जो कि ये जो अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस हमने चूज किए थे उसका रेडियस सपोज स्मॉल r है। ओके, ऑन द सेल ऑफ 3 डायग्राम इंडिविजुअली आप ड्रॉ करेंगे, 3 डायग्राम आप इंडिविजुअली ड्रॉ करेंगे, पर मैं यहाँ पे उसी एक डायग्राम पे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके ओके, सो आपके पास अभी सेकंड केस है। सेकंड केस से पहले हम थर्ड केस को देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड केस के तरफ आएंगे। थर्ड केस क्या है कि आउटसाइड द सेल, आउटसाइड मतलब इस पॉइंट पे या फिर मैं इस पॉइंट पे, जो जिस भी पॉइंट पे आप लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फीयर जैसा नहीं दिख रहा है, राइट। सो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया। सो ये आपका गॉसियन सरफेस है। सो ये जो स्पेरिकल सेल के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होके रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज करूंगा, उसके बाद इस पॉइंट पे मैं एक एरिया वेक्टर चूज करूंगा, एरिया एलिमेंट चूज करूंगा जिसका एरिया वेक्टर सपोज इस तरफ है, जो कि मैं बोल रहा हूं कि डीएस एरिया मैंने चूज किया, उस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर सपोज डीएस वेक्टर आपका है। और एक बात क्या आप नोटिस करो कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल भी आएगा। सो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ आएगा क्योंकि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को नॉर्मल होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे जो मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया है, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है। ओके, सो यहाँ पे r आपका ग्रेटर देन कैपिटल R है, आपको दिख रहा है स्मॉल r इज ग्रेटर देन द कैपिटल R। सो कैपिटल R से अगर स्मॉल r ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि आउटसाइड द सेल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे और r डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं। सो कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। सो गॉस लॉ से हमने क्या सीखा है, गॉस लॉ से हमने ये सीखे हैं कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओके अराउंड द कंप्लीट सरफेस। पहले हम ये लिखेंगे कि ठीक है, गॉस लॉ से अराउंड द कंप्लीट सरफेस दैट विल बी कम आउट q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, आपको दिख रहा है। सो 0 डिग्री अगर है सो ई डी एस कॉस 0 इज हाउ मच, ई डी एस कॉस 0 इज 1। सो अराउंड द क्लोज्ड सरफेस कॉस 0 हम लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 इज 1। ओके, उसके बाद क्या आ गया, E इंटू ds का कंप्लीट क्लोज्ड इंटीग्रेशन कितना आएगा, ds का अगर आप छोटे छोटे पैच को ऐड करते जाएंगे, फुटबॉल के जो एग्जांपल मैंने लिया था, सो उस हिसाब से टोटल पैच अगर आप ऐड करेंगे टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आएगा, टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि ds का
क्लोज इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस का सरफेस एरिया। टोटल सरफेस का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो आप यहां से लिखेंगे कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो फाइनली E will come out what Q by 4 pi epsilon naught R square। ओके, सो फाइनली आपका आ गया E equal to 1 by 4 pi epsilon naught is beta naught, so E will come out beta naught Q by R square। ओके, सो यहाँ पे इस P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बीटा नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अभी हम देखेंगे कि ऑन द सेल, सेल के ऊपर अगर हम एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, ये हो गया आउटसाइड के लिए। अभी हम देखेंगे कि एक स्पेरिकल सेल के ऊपर अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो उस गॉसियन सरफेस के लिए स्फीयर के ऊपर मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। सो यहां पे आपका जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, इस डेरिवेशन के तरफ, इस डेरिवेशन हमने जैसे भी किए उसी तरह आप यहाँ पे डायग्राम करोगे। एक आएगा ds वेक्टर इस तरफ आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। सो यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे जो सिंपल स्मॉल आर स्क्वायर लिखे थे, सो आप वहां पे ये लिख सकते हो कि E डेरिवेशन सेम थिंग वी विल प्रोसीड। ओके, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो यहां से कितना आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E विल कम आउट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि E इक्वल टू आपका फाइनल आ जाएगा कितना बीटा नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, सो स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि कुछ भी चार्ज उसके अंदर नहीं है। सो इस हिसाब से Q इक्वल टू 0 हो गया तो E इक्वल टू कम आउट 0। इस तरह आप भी डेरिवेशन लिख सकते हो। Q अगर 0 है तो E आपका 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे Q 0 पुट करोगे तो Q, इसके अंदर Q नहीं है, सो इनसाइड द सेल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ऑन द सेल E इक्वल टू बीटा नॉट Q बाई आर स्क्वायर आएगा। आउटसाइड द सेल E इक्वल टू बीटा नॉट Q बाई आर स्क्वायर हो गया। इसका लैंग्वेज मैंने नोट पे ऑलरेडी दे दिया हूं। सो आप उस लैंग्वेज को देख के ये 3 एप्लीकेशंस आप एक रॉक पेपर पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, सो यहां तक हो गया। इस 3 केसेस के ऊपर बेस करते हुए हम एक छोटा सा डायग्राम को समझने वाले हैं। यहां तक हो गया ना, एक अच्छे से एक बार देख लो। हो गए? ओके, तीनों केसेस को आप कंपेयर करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। E वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। एक्स एक्सिस पे आप रेडियस लोगे और वाई एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लोगे। ओके, सो आप यहां पे एक अच्छे से बात नोटिस करने की कोशिश करो कि सेंटर से स्फेरिकल सेल के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सो सरफेस के तरफ 0 से लेकर इस सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द सेल। इनसाइड मतलब इस सरफेस के लास्ट पॉइंट तक। सो मैं मान लिया कि ये आपका ओरिजिन है जो कि सेंटर है। सेंटर से यहां तक मैंने मान लिया कि क्या है आपका स्फीयर का स्पेरिकल सेल का रेडियस है।
सो यहां से यहां तक आपका जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जीरो आपका आ गया, इनसाइड द सेल जीरो है। ओके, सो ये रीजन आपका r लेस देन r। और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बीटा नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। सो मैंने यहां पे लिख रहा हूं कि इस पॉइंट जो है ये r इक्वल टू r पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना आ रहा है, जो कि बीटा नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मेरा आ रहा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यू विल बी इक्वल टू बीटा नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, सो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए रखोगे, सो उस हिसाब से उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर R आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी घटता चलेगा, मतलब कम होता जाएगा। R अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता हुआ नजर आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होगा कैसे, मैं अगर ये यहाँ पे R इक्वल टू R है, R इक्वल टू कैपिटल R है, सो यहां से ज्यादा R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चलेगा। सो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ घटता चलेगा, यहाँ पे थोड़ा घटा, यहाँ पे थोड़ा, सो ऐसे ऐसे आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपका इंफिनिटी पे आपका जीरो आ जाएगा। सो इस हिसाब से मैंने डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ किया है। सो इंफिनिटी पे जाके जीरो आएगा। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ है। सो ये रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस R इक्वल टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ये रीजन क्या है, ये रीजन है R ग्रेटर देन R के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बीटा नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, सो इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, इस पॉइंट के लिए इतना आएगा, और ये रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑल दीज थ्री एप्लीकेशंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। सो आज का क्लास एक्चुअली कैसा लगा, ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा, 3 एप्लीकेशंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। सो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू वेरी मच।